Hello students, welcome back to NCRT Filter. So in our last class we have started chapter 2 of history. In today's class we will continue that class as part 2. So let's start. Names and dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from the Greek word paleo meaning old and lithos meaning stone. अब स्टूडेंट्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लेट मी चेंज द कलर. ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद करेंगे और अगर आप चाहें तो अपनी नोटबुक में भी इसे एज अ शॉर्ट नोट कर सकते हैं. ठीक है, वर्ड्स द पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग पत्थर. ठीक है, लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन. ठीक है, द नेम पॉइंट्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स. स्टोन टूल्स. द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो. ये इसका पीरियड है, इसे याद रखेंगे आप. 2 मिलियन ईयर्स अगो का जो पीरियड था उसे क्या कहा जाता था? पैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता था. टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो. तो ये टाइम पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड का. ठीक है, फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो. This long stretch of time is divided into the lower, middle, and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. तो अगर आप कभी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें तो आप सबसे पहले कंसीडर करेंगे पैलियोलिथिक पीरियड को. ठीक है, क्योंकि जो 99% ऑफ हमारी हिस्ट्री है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही पीरियड कवर करता है. इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि पैलियोलिथिक पीरियड इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द ह्यूमन हिस्ट्री. ठीक है, the period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic middle stone. तो एक चीज़ मैं बताना भूल गई, पैलियोलिथिक पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि सिंस इट वाज लॉन्ग तो इस वजह से हमने क्या किया था, इसको डिवाइड कर लिया था किसमें? लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में. ठीक है, तो ज़रा मैं इसे हटा देती हूँ सबको. ये ठीक है, तो अब इसके बाद का जो, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे कब से कब का पीरियड है. पैलियोलिथिक पीरियड कब से कब का है? इट्स अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो. ठीक है, तो ये हो गया पैलियोलिथिक पीरियड. अब हम बात करते हैं 12,000 ईयर्स के अगो के बाद का पीरियड. ठीक है, जो कि रहा था 12,000 ईयर्स से कब तक रहा था? 10,000 ईयर्स तक. तो उस पीरियड को हम क्या कहते थे? ठीक है, उसको क्या कहते थे हम? मीजोलिथिक पीरियड बोलते थे. क्या बोलते थे? मीजोलिथिक. और कह सकते हैं आप मिडिल पीरियड भी बोलते थे उसको. ठीक है, मिडिल स्टोन एज भी बोलते थे. तो स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखेंगे. क्वेश्चन पूछा था माइक्रोलिथ कौन से पीरियड से हमें मिले थे. ठीक है, तो हमें माइक्रोलिथ्स कहाँ से मिले थे? हमें मिले थे मीजोलिथिक पीरियड से मिले थे. कहाँ से मिले थे? मीजोलिथिक पीरियड से मिले थे हमें क्या? माइक्रोलिथ्स. अब ये माइक्रोलिथ्स क्या थे? तो स्टूडेंट्स, ये कुछ नहीं थे, लेकिन ये थे स्टोन्स, स्मॉलर स्टोन्स. ठीक है, जाहिर सी बात है जो पहला पीरियड होगा उसमें जब लोग बनाना सीखेंगे चीज़ों को, जब टूल्स बनाते थे वो पैलेलिथिक पीरियड में भी टूल्स बनाते थे, लेकिन उनकी जो टूल्स की फिनिशिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी. ठीक है, वो जस्ट क्या करते थे, एक यूज़ के लिए बना देते थे. ठीक है, टूल्स बना देते थे. लेकिन मीज़ोलिथिक पीरियड आते आते क्या हुआ, अब उनके जो स्टोन टूल्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है, अब जो है प्रोग्रेस की, बहुत डेवलपमेंट हुआ. तो अब क्या हुआ, उनके जो है उन्होंने जो स्टोन टूल्स थे उनको बहुत ज़्यादा शार्प और छोटा बनाना स्टार्ट किया. ठीक है, जिससे उनके स्टोन्स भी बचते थे, जिससे वो बहुत सारे टूल्स बना सकते थे. तो और जो है बहुत आसानी से वो लाइट वेट भी होते थे. माइक्रोलिथ जो छोटे स्टोन के टूल्स होते थे, तो इस वजह से उन्होंने अब माइक्रोलिथ्स बनाना यानी कि टाइनी स्टोन टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया. तो माइक्रोलिथ्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, in which period you can find microliths? So the answer will be in Mesolithic period. ठीक है,
माइक्रोलिथ्स और प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, ठीक है, उसी तरह से हुआ करते थे वो। माइक्रोलिथ्स भी एक वुड होता था, उसके जो है वुड का हैंडल होता था जिस पर कि वो बोन्स या फिर जो है वो स्टोन्स लगाया करते थे, ठीक है, उन्हीं को बोलते थे। और उनमें जैसे कि उन वेपन्स के आप नाम भी याद कर सकते हैं। माइक्रोलिथ्स पूछा जाए कि एग्जाम्पल दो, तो आप देख सकते हैं सॉज और सिकल्स, दे वर द माइक्रोलिथ्स, ठीक है। At the same time, older varieties of tools continued to be used. The next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic age. अब बात आती है कि जो 10,000 years ago का जो पीरियड था उसे क्या कहते हैं। यहाँ मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ये लिख देती हूँ, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं इसे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ 2 मिलियन ईयर्स कौन सा पीरियड था, पैलियोलिथिक हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा कब से कब तक हो गया, यहाँ से कब तक हो गया, 12,000 ईयर्स, ठीक है। इस तरह से आप देख लें इसको, 10,000 ईयर्स, इसके बाद का जो पीरियड था वो क्या था, नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स के बाद से लेकर 12,000 ईयर्स का पीरियड पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। 12,000 ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स का पीरियड मीजोलिथिक पीरियड। आफ्टर 10,000 ईयर्स अगो का पीरियड क्या, नियोलिथिक पीरियड। अब नियो से आप समझ सकते हैं, नियो मतलब न्यू हो गया, ठीक है, नियो मतलब न्यू, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं नियोलिथिक पीरियड क्या हुआ, मतलब न्यू पीरियड, न्यू स्टोन एज, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ओके, व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स, जो मैं आपको बता चुकी, ठीक है। We have also mentioned the names of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. ठीक है, तो अब आप लेटर चैप्टर्स में न्यूलिथिक पीरियड के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि न्यूलिथिक का मतलब क्या है, ठीक है। सो यू आर लकी। चलिए आगे मूव करते हैं। A changing environment. Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ अच्छे से याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम चैप्टर में मूव करेंगे आप इन डेट्स को ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है, आप इन डेट्स को ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये जो है हेल्प करेंगे आपको रिलेट करने में, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको डेट्स बताई थी, कौन सा पीरियड किस डेट से रिलेट करता है, ठीक है, तो ये 12,000 ईयर्स अगो किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, मीजोलिथिक पीरियड से, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या, पहले इंसान जो है पैलियोलिथिक पीरियड में हंट करता था, ठीक है, और जो है चीज़ें जो है वो भी कर लेता था, मतलब गैदर भी कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें 12,000 ईयर्स अगो की, तो यहाँ पर क्या हुआ था, सर्टेन चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से अब इंसान ने क्या स्टार्ट किया, उसने अब जिन एनिमल्स को वो हंट करता था, ठीक है, अब उसने उन्हीं को जो है क्या करना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया, ठीक है। प्रीवियसली दे वर यूज टू हंट दोज एनिमल्स, बट नाउ व्हाट दे वर डूइंग, नाउ दे वर मेकिंग दैम डोमेस्टिक, ठीक है, दे वर मेकिंग दैम देयर पेट, ठीक है। तो अब वो उन पशुओं को क्या करने लगे, पालने लगे। अब वो उनको हंट नहीं करते थे, उनको मारते नहीं थे, बल्कि उनको पाला करते थे जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और गैदरर्स वो अभी भी थे, ठीक है। तो ये चेंजेस है पैलियोलिथिक से हमारा मीजोलिथिक पीरियड में, और वही चीज़ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। With a shift to relatively warm condition in many areas, this led to the development of grasslands. This in turn led to an increase in the number of deers, antelope, goats, sheep and cattle, that is animals that survived on grass. तो अब क्या हुआ था, वेदर कंडीशंस जो सॉरी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो जो चेंज होने लगी, तो वेदर क्या होने अब क्लाइमेट क्या हो गया था,
वार्म हो गया था बहुत, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, जिसकी वजह से अब जब ग्रासलैंड्स डेवलप होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो एनिमल्स है वो भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो जैसे कि डियर था, एंटेलोप था, गोट, शीप, कैटल्स, देवर survived on grass, ठीक है। those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons, ठीक है। तो अब मैंने बताया था ना आपको कि जैसे जैसे इंसान का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उसने क्या किया, उन जानवरों को अब मतलब उसे पता चल गया सिर्फ जो है हंट करने के लिए नहीं है, बल्कि इनसे जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आर कंजम्पशन, ठीक है। तो उन्होंने जो है जानवरों को मारना रोक दिया और अब उन्हें क्या किया, पालना शुरू कर दिया। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग। तो इस टर्म को क्या बोला जाता है, जब उन्होंने डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, हर्डिंग एंड रियरिंग। तो अब ये जो है क्या कहलाने लग जाएंगे, ये अब हर्डर्स कहलाने लग जाएंगे। क्या कहलाने लग जाएंगे, हर्डर्स। दीज एनिमल्स दैमसेल्स, फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। तो अब जो है ये फिशिंग भी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। This was also a time when several grain bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinents. तो अब हम बात करेंगे फार्मिंग और हर्डिंग की, जैसा कि हमने लास्ट में देखा था, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि अब जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ था तो यहाँ पर अर्लियर द पीपल वर hunters and gatherer, but now what they became, now they became herders and rearers, okay। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है। तो ये वो टाइम था जब कुछ ग्रेन्स जैसे कि ग्रासेस के थे, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, ये सब जो है नेचुरली मतलब कुदरती ही ये ग्रू हो जाता है, मतलब कोई इन्हें ग्रो नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर वॉज नॉट invented or introduced, okay। Men, women and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened। तो अब ये सब चीज़ें जब ये क्या बोलते हैं, ग्रेन्स जब अपने आप ही ग्रो हो जाते थे तो वुमेन और मैन, बच्चों ने इन्हें कलेक्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो है उनके बारे में सीखना भी शुरू किया कि ये जो है कब जो है ग्रू होते हैं, कब ये जो है राइपन हो जाते हैं, ठीक है, कब ये खाने लायक हो जाते हैं। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो उन्होंने ये सब भी सीख लिया। This may have led them to think about growing plants on their own. In this way, people became farmers. तो अब people क्या हो गए थे, farmers बन गए थे, ठीक है। Now they became farmers, okay। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog। तो अब जो है people क्या करते थे, उन्होंने जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि उन्होंने जो है पालना भी शुरू कर दिया था एनिमल्स को, ठीक है। तो उनमें से जो फर्स्ट एनिमल था जो कि एक तरह से ह्यूमन का फ्रेंड भी माना जाता है, तो वो कौन था, वो था एंसेस्टर ऑफ डॉग, डॉग्स का ही एक एंसेस्टर था, ठीक है। Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the pig, lived in herds. एंड मोस्ट ऑफ दैम एट ग्रास। तो बहुत से एनिमल्स जैसे कि शीप, गोट, कैटल, ये सब जो है इनके जो भी कैंप्स होते थे वहाँ पर जो है आ जाते थे, ठीक है, और क्या करते थे वहाँ पर खाना पीना खाते थे। तो इसी तरह से इंसान ने इन्हें अपना दोस्त की तरह मानना स्टार्ट कर दिया और अब जो है वो इन्हें पालने लगे, ठीक है। और ये जो है ज़्यादातर क्या खाते थे, घास खाया करते थे, ग्रास खाया करते थे, ओके। Often people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herders। तो अब ये क्या करते थे, अपने जो हर्डेड एनिमल्स होते थे उनको जो है बड़े बड़े एनिमल्स से, वाइल्ड एनिमल्स से बचाया करते थे, तो दैट्स वाई दे बिकेम हर्डर्स, ओके। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। तो आपको क्या आप कोई रीज़न बता सकते हैं कि जो है डॉग जो है, सिर्फ डॉग ही क्यों पहला टेम्ड एनिमल बना था। टेम्ड मतलब पेट एनिमल बोल सकते हैं, ठीक है।
तो सोचिएगा इस बारे में। चलते हैं आगे। डोमेस्टिकेशन. Domestication is the name given to process in which people grow plants and look after animals. Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. Domestication के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी वो जंगली जानवरों को जब वो पालना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, तो उसे क्या कहा जाने लगा, उस प्रोसेस को कहा जाने लगा डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ओके, this is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals, और सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बल्कि प्लांट्स भी। ठीक है, कुछ वाइल्ड प्लांट्स भी हुआ करते थे। ठीक है, तो उन्हें जो है हम वाइल्ड प्लांट्स कहते थे। लेकिन अब क्या हुआ था, इंसान ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब वो खुद की क्रॉप्स ग्रो करता था, तो वो देवर दोज क्रॉप्स वर नोन एज डोमेस्टिक प्लांट्स। ठीक है, और डोमेस्टिक क्रॉप्स। ठीक है, they also select plants that yield large sized grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, look at these two sets of teeth. Which do you think belongs to a wild pig and which to a domesticated one? तो यहाँ पर ये आपको दो तरह के दांत दिए गए हैं। ठीक है, ये और ये। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा इनमें से जो है वाइल्ड पिग का टीथ है और कौन सा इसमें डोमेस्टिक पिग का टीथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication. ठीक है, some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि सबसे अर्लीस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेम द अर्लीस्ट प्लांट दैट वर डोमेस्टिकेटेड बाय द ह्यूमन। तो आप क्या लिखेंगे, वन इज wheat and other one is barley. Okay, these two were the earliest plants to be domesticated. The earliest domesticated animals include sheep and goat. तो plants हो गए wheat and barley, और animals में क्या हो गए, सॉरी animals में क्या हो गए, animals में हो गए sheep and goat. ठीक है, बढ़ते हैं आगे। A new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases, years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. ठीक है, तो यहाँ पर सारा एग्रीकल्चर प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि आप जब किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं, किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, सीड को सो करते हैं। ठीक है, सीड्स छिड़कते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, बहुत से प्लांट्स होते हैं जो जल्दी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स के रहते हैं बहुत टाइम ले लेते हैं, जैसे वीक्स, मंथ्स और ईयर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उनकी आपको देखभाल करनी होती है। ठीक है, उन्हें अच्छे से फर्टिलाइज़ करना होता है, फर्टिलाइज़ की बात यहाँ नहीं करेंगे, अच्छे से वाटरिंग करनी होती है। ठीक है, वीडिंग करनी होती है उनकी, और पेस्टिसाइड सारे जो भी पेस्ट वगैरह होते हैं उनको हटाना होता है, टेक केयर करना पड़ता है फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो तब जाकर एक जो है ग्रेन ग्रो हो पाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज एज सीड, एज फूड, एज गिफ्ट, स्टोर्ड फॉर फूड। ठीक है, तो इन सारे पर्पसेस के लिए जो ग्रेन था वो यूज़फुल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove baskets or dug
पिट्स इनटू द ग्राउंड। तो अब जैसे कि मैंने आपको पर्पस बताए थे, ठीक है, किस किस चीज़ के लिए ग्रेन यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर था बोथ फूड के लिए भी यूज़ किया जाता था, और अब जो है उन्होंने क्या किया था, मतलब फूड और सीड के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने जो है ग्रेन को स्टोर भी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वोव बास्केट्स। अब इन्होंने क्या किया, क्ले पॉट्स बनाने स्टार्ट किए, किस लिए, जिसमें ये लोग ग्रेन्स को स्टोर कर सकें, ठीक है, और वो बास्केट और डग इनटू द ग्राउंड। और क्या करते थे, वो जो क्ले पॉट्स थे ये उनको क्या कर देते थे, डग कर देते थे, यानी कि गड्ढा, एक जो ग्राउंड होता है उसी के अंदर ये लोग गड्ढा करते थे और उस पिट के अंदर उसे दफना देते थे, ठीक है। डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे। स्टोरिंग एनिमल्स। Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. तो अब एनिमल्स जो है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, नेचुरली वो बढ़ते हैं। अब जो है इसके बिसाइड क्या था, वो लोग जो है उन्हें रिसोर्सेज भी दिया करते थे, मतलब एनिमल से ह्यूमंस को रिसोर्सेज भी मिलते थे, जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क मिलता था विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स, ठीक है, मिल्क आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फूड के लिए, ठीक है, उनसे वो मीट प्राप्त करते थे, ठीक। इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो एनिमल्स वो लोग हर्ड करते थे, हर्डिंग करते थे जिन एनिमल्स की, वो जो है एक तरह से एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते थे इंसान, ठीक है, एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते थे, और स्टोर फूड स्टोर के लिए भी यूज़ कर सकते थे। Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? ठीक है, तो ये चीज़ आई, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं शीप, ठीक है, शीप से हमें क्या मिलता है, शीप से हमें मिलता है वूल, ठीक है, वूल कलेक्ट करते हैं हम। सिल्क वॉर्म ले लीजिए, सिल्क वॉर्म से क्या मिलता है, हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। तो लाइकवाइज हमें बहुत सी चीज़ें और भी चीज़ें मिलती हैं एनिमल से, ठीक है। व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे? आजकल हम एनिमल्स को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यों उन्हें पालते हैं, ठीक है। तो थिंक अबाउट दैट। नाउ आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर, टर्न टू मैप 2. You will notice a number of blue squares, each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent. ठीक है, तो यहाँ पर हमें मैप 2 को देखना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने जब मैप में मैंने आपको लोकेट किया था, किसकी लोकेशन, किसके बारे में मैंने साइट्स दिखाई थी आपको, मैंने साइट्स दिखाई थी जो कि रिलेटेड थी टू द एविडेंसेस ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। सो सिमिलरली हमारे पास जो है कुछ साइट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं फार्मर्स और हर्डर्स से, ठीक है, जहाँ पर फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे। तो हम मैप में देख लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम आ गए हैं मैप पर, और आप देख सकते हैं यहाँ क्या था, उसमें जितने भी ब्लू स्क्वायर्स बने हुए हैं, ठीक है, वो साइट्स किससे रिलेटेड हैं, वो साइट्स रिलेटेड हैं हर्डर्स और फार्मर्स से, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। पहली हो गई बुरज़होम, ठीक है, बुरज़होम हो गई, देन मेहरगढ़, ठीक है, इन्हें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हो गई कोलडेहवा और महगरा, यहाँ आप देख सकते हैं कोलडेहवा, ठीक है, और फिर महगड़ा या महगारा, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, देन चिरान, ठीक है, चिरान हो गई। चिरान कहाँ है, चिरान बेसिकली बिहार में है, ठीक है, चिरान। देन दाऊजाली हेडिंग, दाऊजाली हेडिंग, देन हल्लूर, ठीक है, और पय्यमपल्ली, ठीक है, और कोई तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हल्लूर,
और पय्यमपल्ली। ठीक है, तो ये साइट्स जो हैं किसके लिए फेमस है? दीज साइट्स आर रिलेटेड टू हर्डर्स एंड फार्मर्स। ठीक है, हर्डर्स एंड फार्मर्स से रिलेटेड हैं ये साइट्स। मूव करते हैं हम चैप्टर पर। हाँ जी, तो हमने मैप में साइट्स देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी, ब्लू स्क्वायर से जो साइट्स थी तो मैंने सारी आपको दिखा दी हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में आप जानते हैं कौन सी थी? अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में हमें मिली थी हल्लूर और पय्यमपल्ली। ठीक है, ये दोनों क्या थी, साउथ की साइट्स थी। ठीक है, और फिर हम बात करें इन प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है, नॉर्थ वेस्ट में और प्रेजेंट डे कश्मीर में भी हमें जो है बहुत सी साइट्स मिली हैं, जैसे कि दाऊजाली हेडिंग मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। तो उस तरह से आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है उन साइट्स को देख लेंगे मैप में। ठीक है।